हेलो माय आर्मी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के इस प्यारे से चैनल दीपक सर मैथ्स एंड डाउटनेट पर। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें बेटा मैं आप सभी को सबसे पहले आव्यूह के प्रकारों के बारे में बताऊंगा। देन उसके बाद हम आव्यूह के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट संक्रियाएं डिस्कस करेंगे। अब जैसा कि बेटा आपको मैंने पिछली क्लास में आव्यूह क्या होता है यह समझाया था, इसके अलावा मैंने आपको आव्यूह के प्रकारों के बारे में भी बताया था। अब आज मैं आपको आव्यूह के प्रकारों को थोड़ा डिटेल में और अच्छे से समझाऊंगा। देन उसके बाद बेटा हम आव्यूह पर कुछ इंपॉर्टेंट संक्रियाएं देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आव्यूह की समानता के बारे में कि कब दो आव्यूह समान कहे जाते हैं। देन इसके बाद में हम आव्यूहों का योग करना, एक आव्यूह का एक अदिश राशि से गुणा करना और आव्यूह का अंतर ज्ञात करना सीखेंगे। तो ये बच्चों टॉपिक हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, और ये सारे ही टॉपिक बेटा बहुत आसान टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। विशेष तौर पर बिहार बोर्ड वालों के लिए तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे 100% उनके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वहीं बात करें हम अन्य स्टेट बोर्ड की, तो उनके लिए भी बेटा ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा ये टॉपिक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इस चैप्टर में आगे चल करके आप जितने भी टॉपिक्स पढ़ोगे उन सब में बेटा इसका उपयोग होगा। ठीक है, तो सारे बच्चे ध्यान से मन लगा करके क्लास को अटेंड करेंगे। इसके अलावा अब से बेटा मैं आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल चीज भी लेकर के आ गया हूं। देखिए बच्चों, मैं पढ़ाई तो आप लोगों को डेली के डेली करवा ही रहा था, बट मैंने अब ये महसूस किया है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खुद से भी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। अब मैं चाहे कितना भी कह दूं, बच्चे करते नहीं है। ठीक है, तो इसका मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है। अब से बेटा मैं आपको डेली होमवर्क के तौर पर 4 क्वेश्चन दिया करूंगा, जिसका लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे रखा है, साथ में चैट सेक्शन में भी टॉप पर दे रखा है। आप उस लिंक पर क्लिक करिए, उन 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, वहां पर उनके आंसर दीजिए। ठीक है, होमवर्क के बेटा 4 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, और उन चारों क्वेश्चंस के आंसर मैं आपसे कल की क्लास यानी जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बेटा पूछा करूंगा। ठीक है, तो सभी बच्चों को होमवर्क अवश्य करना है। पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ो, एक एक टॉपिक को समझो, कंसेप्ट को समझो, क्वेश्चन को समझो। देन उसके बाद उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करो। देखिए बेटा, आप सब बच्चों के अंदर केवल एक ही सवाल होगा कि कैसे हम 12वीं के मैथ के पेपर में 100 में से 100 नंबर लेकर के आ सकते हैं। तो बेटा इसका आंसर यही है कि प्रैक्टिस करते रहो। ये चीज बच्चों मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, बिकॉज बेटा मेरे खुद के भी मैथ्स में 100 में से 100 नंबर आए थे जब मैंने 12वीं का एग्जाम दिया था। और ना केवल 12वीं में बल्कि 10वीं में, 8वीं में, 12वीं से तक जितनी भी क्लासेज में मैंने मैथ पढ़ी है, सब में मेरे पूरे में से पूरे नंबर आए थे मैथ में। उसका कारण ये था प्रैक्टिस। देखो मैथ मांगते बेटा प्रैक्टिस। यदि आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे मैथ्स में। ठीक है, ओके बेटा, तो सारे बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जो क्वेश्चन आपको क्लास में करवा रहा हूं उनको ध्यान से समझिए, और क्लास के आखिरी में जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं उसको अवश्य करिए। होमवर्क का लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में भी है, उसके अलावा चैट सेक्शन में भी लिंक है। तो होमवर्क अवश्य करें सारे बच्चे। ओके ओके, तो सारे बच्चे करते हैं। अपने दीपक सर से वादा ये कि सारे बच्चे होमवर्क करेंगे। 10th में बेटा केवल 90 नंबर आए थे, अब की बार 100 में से 100 लेके आने हैं। ओके अभिनव, अब की बार बेटा
100 में से 100 नंबर लेकर के आने हैं मैथ्स में। सारे बच्चे प्रॉमिस करते हैं अपने दीपक सर से। देखो बेटा, आर्मी को अपने कमांडर का हुक्म अवश्य मानना चाहिए। तो आप लोग मेरी आर्मी हो तो मैं आपका कमांडर हूं, तो कमांडर ऑफिसर की बात का हुक्म मानना चाहिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि डेली होमवर्क करा करिएगा, ओके। चलिए, सारे बच्चे रेडी हैं आज की क्लास के लिए? थम्स अप करके बताओ सारे बच्चे। रेडी माई आर्मी? रेडी? सारे बच्चे रेडी हैं? बताइए बेटा जल्दी से। एवरीवन रेडी? सारे बच्चे कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठेंगे, क्योंकि आज हम बहुत कुछ लिखने वाले हैं। अब जैसा कि बच्चों मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि क्लास 12th के 2 चैप्टर हैं जिनसे एक इकाई मिलकर बनी है, और उस इकाई का नाम है बीजगणित। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको अलजेब्रा। इसके अंतर्गत बेटा 2 चैप्टर आ रहे हैं आपके। एक है ये आव्यूह, और एक आएगा इसका अगला चैप्टर सारणिक, ठीक है। ये दोनों चैप्टर बेटा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सारणिक में भी आप आव्यूह का ही प्रयोग करोगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आव्यूह के बारे में, ओके। अब देखो, आव्यूह के अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो आव्यूह के अंतर्गत बेटा आपको इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको आव्यूह को समझना है, आव्यूह क्या होता है, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था। आव्यूह की कोटि के बारे में जानना, ये भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। आव्यूह के प्रकार पढ़ने, ये भी मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। आज अगेन इसको मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। फिर हम आव्यूह की समानता के बारे में बात करेंगे कि कब 2 आव्यूह समान होते हैं। फिर हम आव्यूह पर संग्रह देखेंगे, जिसमें आव्यूह का योग करना, एक आव्यूह का एक अदिश से गुणा करना, आव्यूह का अंतर ज्ञात करना सीखेंगे। इसके बाद हम आव्यूह का गुणा करना सीखेंगे। फिर हम आव्यूह का परिवर्त ज्ञात करना सीखेंगे। फिर हम सममित तथा विषम सममित आव्यूह के बारे में बात करेंगे। फिर हम आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं देखेंगे, जिससे हम आव्यूह का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण करेंगे। फिर हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना सीखेंगे। तो ये बेटा टॉपिक है जो कि आपको इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ने हैं। अब पिछली क्लास तक बच्चों हमने केवल ये 2 टॉपिक पढ़े थे। ये वाला टॉपिक भी पढ़ लिया था, बट इसको हमने इतने अच्छे से नहीं पढ़ा था। तो आज की क्लास में इसको बहुत ही बेसिक के साथ अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, पिछली क्लास में मैंने परिभाषा नहीं लिखवाई थी किसी भी प्रकार के आव्यूह की, उसको बेटा आज मैं आपको लिखवाऊंगा, ओके। चलिए बेटा, अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो आव्यूह के प्रकारों में बेटा सबसे पहला प्रकार है पंक्ति आव्यूह, ठीक है। अब सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। देखो बेटा, पंक्ति आव्यूह क्या होता है, अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं रॉ मैट्रिक्स। क्या होता है पंक्ति आव्यूह? तो एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या बराबर हो 1 के, उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं, ठीक है। एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 के बराबर हो, उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। मतलब बेटा यहां पर m बराबर होता है 1, ठीक है, और इसकी कोटि होती है बेटा 1 गुणा n। ये होती है पंक्ति आव्यूह की कोटि, 1 गुणा n, ओके बेटा। पंक्ति आव्यूह उसे कहते हैं हम लोग। एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 होती है, उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। m बराबर 1, कोटि हो जाएगी बेटा 1 गुणा n। हाँ बेटा, ये सेकंड लेक्चर है इस चैप्टर का, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
उदाहरण की बात करें, मान लो हमारे पास ए अवयव है। अब यहाँ पर बेटा केवल एक ही पंक्ति होगी, स्तंभ कितने ही हो सकते हैं? तो जैसे 2 4 0 5 7, तो इसकी कोटि कितनी है? 1 गुणा 5। तो ये बेटा एक पंक्ति अवयव है, क्योंकि यहां पर पंक्तियों की संख्या केवल 1 है। क्लियर? चलिए इसके बाद चलते इस अगले अवयव पर। अगला अवयव बेटा स्तंभ अवयव। ठीक है, अब स्तंभ अवयव क्या होता है? तो एक ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या बराबर है 1 के। एक ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या 1 के बराबर हो, उसे हम स्तंभ अवयव कहते हैं। उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या 1 के बराबर हो, उसे हम स्तंभ अवयव कहते हैं। ओके बेटा? अच्छा, अब यहां पर ध्यान से देखो बेटा, पंक्ति अवयव में क्या था? यहां पर पंक्तियों की संख्या 1 थी, तो इसलिए इसको हमने बोला पंक्ति अवयव। यहां पर क्या है बेटा? स्तंभों की संख्या 1 है, तो इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? स्तंभ अवयव। ठीक है, तो ऐसे बेटा आप इनको याद रख सकते हो। पंक्तियों की संख्या 1 है तो पंक्ति अवयव, स्तंभों की संख्या 1 है तो हो जाएगा स्तंभ अवयव। ठीक है बेटा? क्लियर? अच्छा, यानी कि यदि किसी अवयव की कोटि m गुणा n है, तो यहां पर बेटा n बराबर होगा 1 के। ठीक है, और कोटि क्या होगी? कोटि बेटा इसकी हो जाएगी m गुणा 1 के टाइप में। ठीक है, यदि हम इसका उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण हो जाएगा, जैसे हमारे पास b अवयव है, मान लीजिए बेटा ये है 1 2 5 7। ठीक है, तो इसमें 4 पंक्तियां हैं, एक स्तंभ में, कोटि हो गई 4 गुणा 1। क्लियर बेटा? तो ये होता है स्तंभ अवयव, एक ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या केवल 1 हो, उसे हम स्तंभ अवयव कहते हैं। क्लियर एवरीवन? समझ में आ गया बेटा? जय महाकाल बेटा, जय महाकाल। हाँ बेटा, मेरी क्लास प्रत्येक दिन होती है। जब जब मैं ठीक होता हूं, प्रत्येक दिन बेटा क्लास होती है शाम के 6 बजे। ठीक है, शाम के 6 बजे बेटा प्रत्येक दिन क्लास होती है मेरी। ओके, हेलो तेजांकर, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलिए, इसके अलावा बच्चों अब से डेली आपको मैं होमवर्क भी दिया करूंगा, जैसे कि आप लोगों ने बेटा डिस्क्रिप्शन में भी देखा होगा और चैट सेक्शन में भी टॉप पर लिखा हुआ है होमवर्क। तो वो होमवर्क बच्चों आपको जरूर करना है। ठीक है बेटा, होमवर्क आप सभी को जरूर करना है। अब से डेली आपको क्लासेज में होमवर्क मिलेगा और नेक्स्ट क्लास में उस होमवर्क का डिस्कशन भी होगा, तो आपको होमवर्क जरूर करना है। ठीक है? हाँ, टेस्ट भी लगा लो, होमवर्क भी लगा लो, सेम ही चीज़ है बेटा, दोनों ही चीज़ें सेम है। टेस्ट भी और होमवर्क भी सेम ही वो है ना, होमवर्क का मतलब क्या? टेस्ट ही है। ठीक है, ओके, चलिए क्लियर बेटा? पंक्ति अवयव, स्तंभ अवयव समझ में आ गए? चलिए, अब अगला अवयव का प्रकार है क्षैतिज अवयव। अब देखो क्षैतिज अवयव क्या होता है? तो एक ऐसा अवयव जिसमें n ग्रेटर देन m हो, मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, क्षैतिज रेखाएं ऊर्ध्वाधर रेखाओं से कम हो, उसे हम क्षैतिज अवयव कहते हैं। भाई मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि क्षैतिज रेखाओं को हम पंक्ति बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाओं को स्तंभ बोलते हैं। तो एक ऐसा अवयव जिसमें
स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो उसे हम क्षैतिज अवयव कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने एक अवयव लिखा, ठीक है, ये है 1 2 3 4 5 6। तो देखो यहां पर 2 पंक्तियां 3 स्तंभ है तो इसकी कोटि होगी 2 गुणा 3। अब यहां पर बेटा m जो है ना वो n से कम है, या मैं ये बोलूं कि स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक है, तो इसको बेटा हम लोग बोलते हैं क्षैतिज अवयव। ठीक है, और अगला होता है बेटा ऊर्ध्वाधर अवयव। अब एक ऐसा अवयव जिसमें m ग्रेटर देन n हो, मतलब पंक्तियां स्तंभों से अधिक है, तो वो कहलाता है ऊर्ध्वाधर अवयव। यहां पर बच्चे अक्सर नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद करने का तरीका बेटा ये है कि जो कम है ना उसी के नाम से अवयव जाना जाएगा, जो कम है उसी के नाम से बेटा अवयव जाना जाएगा। तो कम क्या है, यहां पर क्या कम है, पंक्तियां कम है, m कम है बेटा, n ज्यादा है, तो m कम है मतलब क्षैतिज पंक्तियां कम है, क्षैतिज रेखाएं कम है, तो क्षैतिज अवयव बोल दिया। यहां पर अगले में स्तंभ कम है, यहां पर स्तंभ यानी ऊर्ध्वाधर रेखाएं कम है, तो इसका मतलब इसका नाम रख देंगे हम ऊर्ध्वाधर अवयव। ठीक है, तो एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से देखो उसे हम ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 3 पंक्तियां 2 स्तंभ है, कोटि है 3 गुणा 2। तो यहाँ पर देखो m का मान n से अधिक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ऊर्ध्वाधर अवयव। ठीक है, इसके बाद अगला प्रकार है बेटा वर्ग अवयव। ठीक है, अब एक ऐसा अवयव जिसमें, अब वर्ग क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, तो एक ऐसा अवयव जिसमें m बराबर n हो, अर्थात पंक्ति और स्तंभों, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों की दोनों बराबर हो, उसे बेटा हम वर्ग अवयव कहते हैं। देखो जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होगी तब तो वो होगा ऊर्ध्वाधर अवयव, जब स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक होगी तो वो होगा क्षैतिज अवयव, और जब दोनों ही बराबर होंगे तो वो होगा बेटा वर्ग अवयव। तो एक ऐसा अवयव जिसमें m बराबर n हो उसे हम वर्ग अवयव कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई a अवयव है जिसमें अवयव है aij के रूप में, इसका क्रम है m गुणा n। ठीक है, तो यह है वर्ग अवयव होगा यदि m बराबर n हो। ठीक है, तो बेटा वो हमारा वर्ग अवयव हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने लिखा 1 2 3 4, तो यहां पर 2 ही पंक्ति 2 स्तंभ में 2 गुणा 2 हो गया। मान लीजिए मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 5 4 3, तो यहां पर देखो 3 ही पंक्तियां 3 ही स्तंभ है, तो ये भी बेटा एक वर्ग अवयव। तो एक ऐसा अवयव जिसमें क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं बराबर होती है, या फिर एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, उसे हम वर्ग अवयव कहते हैं। और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट अवयव है। कभी कभार तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मैंने आपसे पिछली क्लास में क्विज में पूछा था कि ये वर्ग अवयव कब होगा, जब m बराबर n होगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद चलते हैं अगले प्रकार पर। अगला प्रकार है विकर्ण अवयव। अब विकर्ण अवयव क्या होता है वो जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मुख्य विकर्ण क्या होता है। ठीक है, तो विकर्ण अवयव बेटा हम एक प्रकार का वर्ग अवयव ही होता है। अब मान लीजिए हमारे पास कोई वर्ग अवयव है, ये मान लो बेटा कोई वर्ग अवयव है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, 3 गुणा 3 क्रम का बेटा ये एक वर्ग अवयव है। ठीक है,
सर आप कहाँ से पढ़े हैं? बेटा देखो मैंने अपनी 12वीं क्लास तक की पढ़ाई करी है राजस्थान बोर्ड से, एंड देन उसके बाद मैंने बेटा 4 साल की बीटेक की है एनआईटी इलाहाबाद से, ठीक है। और उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, अपना मार्गदर्शन बेटा मैं आपको दे रहा हूं पिछले 5 सालों से, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए बेटा, यहां पर देखिए मुख्य विकर्ण क्या होगा। तो ये जो अवयव है ना बेटा A11, A22, A33, ये अवयव जिस विकर्ण में सम्मिलित हैं उसी को हम लोग बोलते हैं मुख्य विकर्ण। वैसे तो यहां पर 2 विकर्ण है, एक विकर्ण ये रहा, एक विकर्ण ये रहा, बट ये वाला जो विकर्ण है ना इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं मुख्य विकर्ण। अच्छा यहां पर आपने एक चीज गौर की, देखो ये क्या है A11, ये है A22, ये क्या है A33। इसका मतलब AIJ मुख्य विकर्ण का अवयव होगा, मुख्य विकर्ण का अवयव होगा यदि I बराबर J हो, ठीक है। मतलब जिन अवयवों के लिए पंक्ति नंबर और स्तंभ नंबर दोनों बराबर हैं वो हमारे मुख्य विकर्ण के अवयव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बेटा हमारा मुख्य विकर्ण हो जाएगा। ओके बच्चों, अब हम तो पढ़ रहे थे विकर्ण अवयव, यहां तो हमने मुख्य विकर्ण पढ़ा है। सर आप में टैग क्यों नहीं किए? सर आप में टैग क्यों नहीं किए, समझ में नहीं आया मनोज कुमार क्या कह रहे हो? 3.1 कब चलेगा? अभी थोड़ी देर में चलेगा बेटा और समाप्त भी हो जाएगा, ठीक है। इसमें भाई ऐसा समझने की क्या बात थी, क्लियर तो समझ में आ रहा है। देखो ये जो अवयव है ये मुख्य विकर्ण के अवयव है जहां पर I बराबर J, ठीक है। अब देखो विकर्ण अवयव क्या होगा, ठीक है। तो विकर्ण अवयव क्या होगा, तो एक ऐसा अवयव, एक ऐसा अवयव जिसमें या एक ऐसा वर्ग अवयव कहना ज्यादा सही रहेगा, एक ऐसा वर्ग अवयव, एक ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त, मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो, ठीक है। एक ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो विकर्ण अवयव कहलाता है, विकर्ण अवयव कहलाता है, ठीक है। एक ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त बाकी सारे अवयव शून्य हो उसे हम विकर्ण अवयव कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो बेटा यहां पर हमने एक अवयव लिखा A00 0B0 00C। तो यहां पर देखिए मुख्य विकर्ण के अवयवों के अलावा, मुख्य विकर्ण के अवयवों के अलावा बाकी सारे अवयव शून्य हैं, ठीक है। तो उसे बेटा हम विकर्ण अवयव कहते हैं, ओके, इसे हम विकर्ण अवयव कहते हैं। अब यहां पर देखिए बेटा AIJ बराबर शून्य है जब I नॉट इक्वल टू है J के। भाई ये वाला अवयव शून्य है, ये 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 शून्य है। तो इन सब में क्या समानता है कि I और J दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो जब I नॉट इक्वल टू J है तो AIJ बराबर है 0 के। तो उस वाले अवयव को बेटा हम विकर्ण अवयव कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसे हम विकर्ण अवयव कहते हैं, क्लियर। अच्छा इसके बाद अगला अवयव बेटा अदिश अवयव, ठीक है।
अब अदिश अवयव क्या होता है? तो एक ऐसा वर्ग अवयव, एक ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त, मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो तथा मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो अदिश अवयव कहलाता है। क्या बोलते हैं बेटा उसको? हम अदिश अवयव कहते हैं, अदिश अवयव कहलाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर यहां पर बेटा मैंने एक अवयव लिखा इस प्रकार से A00 0A0 00A। ठीक है, तो यहां पर आप दो चीज गौर कर सकते हो, एक तो मुख्य विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त बाकी सारे अवयव शून्य हैं, दूसरी चीज बेटा ये कि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव आपस में समान है। ठीक है, तो इस प्रकार के अवयव को हम अदिश अवयव कहते हैं। और बेटा विकर्ण अवयव और अदिश अवयव में अंतर भी यही होता है। भाई विकर्ण अवयव में क्या था? मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर नहीं थे, अलग थे वो। ठीक है, यहां पर ये बराबर भी। ठीक है, अच्छा इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक अदिश अवयव एक विकर्ण अवयव है, परंतु प्रत्येक विकर्ण अवयव बेटा एक अदिश अवयव नहीं है। भाई विकर्ण अवयव में हमें क्या देखना है? हमें वहां पर केवल ये देखना है कि भाई मुख्य विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त बाकी सारे अवयव शून्य होने चाहिए, तो विकर्ण अवयव हो जाएगा। जबकि इसमें हमें यह भी चाहिए कि मुख्य विकर्ण के सारे अवयव आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो बेटा अदिश अवयव होगा। इसका मतलब अदिश अवयव के अवयवों की कंडीशन क्या होगी? Aij बराबर में ये होगा A के जब I बराबर है J के, एंड 0 के बराबर होगा जब I नॉट इक्वल टू होगा J के। तो ये हो जाएगी अदिश अवयव के अवयवों की शर्त। ठीक है बेटा, चलिए अब इसके बाद चलते हैं हम अगले अवयव पर। अगला अवयव बेटा तत्समक अवयव। ठीक है, अब तत्समक अवयव क्या होता है? इसको बेटा किसी किसी किताब में इकाई अवयव भी बोला गया है, इकाई अवयव। ठीक है, अब ये क्या होता है ये समझो। ठीक है बेटा, तत्समक अवयव क्या होता है? तो एक ऐसा वर्ग अवयव, एक ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो तथा मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई अर्थात 1 के बराबर हो। ठीक है, तो उसे बेटा हम तत्समक अवयव कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैंने एक अवयव लिखा 1 0 0 1, तो यहां पर देखिए मुख्य विकर्ण हमारा ये है, इसके अवयव के अतिरिक्त बाकी सारे अवयव शून्य हैं और मुख्य विकर्ण के अवयव आपस में बराबर हैं और ये 1 के बराबर है, तो इसे बेटा हम तत्समक अवयव कहते हैं। सेम ऐसे ही 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी बेटा एक तत्समक अवयव है। ठीक है, ये बेटा 2 गुणा 2 कोटि का तत्समक अवयव है, ये 3 गुणा 3 कोटि का तत्समक अवयव हो जाएगा। सेम ऐसे 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये बेटा 4 गुणा 4 कोटि का तत्समक अवयव हो जाएगा। ठीक है,
तो ये होता है बेटा तत्समक अवयव। ओके बच्चों, चलिए अब इसे बेटा हम आई से दर्शाते हैं। ठीक है, इसे हम आई से दर्शाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रकार है बेटा शून्य अवयव या रिक्त अवयव। अब नाम से पता लग रहा है शून्य मतलब सब कुछ जीरो के बराबर है। ठीक है, तो एक ऐसा अवयव जिसमें सभी अवयव शून्य हो, शून्य अवयव कहलाता है। ठीक है बेटा, एक ऐसा अवयव जिसमें सभी अवयव शून्य हो उसे हम शून्य अवयव कहते हैं। ओके, अच्छा यहां पर देखो हम अवयवों की परिभाषा देखें तो हम बोल सकते हैं बेटा कि ए आई जे बराबर होगा 1 के जब आई बराबर जे है और 0 के जब आई नॉट इक्वल टू है जे के। ठीक है, जबकि इस वाले में शून्य अवयव बेटा ए आई जे बराबर होगा शून्य के। जैसे हमने लिखा 0 0 0 0, तो ये बेटा 2 गुणा 2 कोटि का एक शून्य अवयव है। मैंने लिखा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये बेटा 3 गुणा 3 कोटि का एक शून्य अवयव है। ओके, ये होता है बेटा शून्य अवयव। क्लियर बच्चों, ये बेटा शून्य अवयव होता है। ओके, क्लियर क्लियर एवरीवन, ये बेटा शून्य अवयव होता है। समझ में आ गया सभी को? चलिए, तो ये तो थे बेटा हमारे अवयव के प्रकार। ओके, अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है अवयव की समानता। अब देखो बेटा, हम समानता हमेशा दो वस्तुओं के बीच में करते हैं, चाहे हम किसी भी चीज की कंपैरिजन करें, चाहे यहां पर मैं किन्हीं दो लड़कों के बीच समानता की बात करूं, चाहे मैं किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच की समानता की बात करूं, चाहे मैं किन्हीं दो लड़कियों की समानता की बात करूं, चाहे मैं किन्हीं दो औरतों के बीच समानता की बात करूं, तो समानता में सदैव हम दो या दो से अधिक लोगों के बीच करते हैं, दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच में करते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात करें हम अवयव की समानता की, तो हमें दो अवयव लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो दो अवयव समान कहे जाएंगे, दो अवयव समान होंगे यदि पहली कंडीशन दोनों की कोटि समान होनी चाहिए, कोटि समान होनी चाहिए, और दूसरी चीज संगत अवयव बराबर होने चाहिए। ठीक है, दोनों की कोटि समान होनी चाहिए और संगत अवयव बराबर होने चाहिए। ओके बेटा, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ दो अवयव लिखे हुए हैं A11 A12 A21 A22, एक अवयव ये है, एक दूसरा अवयव है B11 B12 B21 B22, ये दो अवयव हैं, दोनों अवयव बेटा बराबर है। तो बराबर कब होंगे? जब A11 बराबर B11 होगा, A12 बराबर B12 होगा, A21 बराबर B21 होगा, A22 बराबर B22 होगा, तब बेटा ये दोनों अवयव बराबर होंगे। ओके सर, आपने बीटेक के बाद एमटेक क्यों नहीं किया? बेटा मेरी मर्जी थी। ठीक है, इट्स माय चॉइस। देखो मैंने बीटेक इतने शानदार कॉलेज से कर ली तो मुझे एमटेक की जरूरत ही नहीं थी, तुरंत की तुरंत बेटा मेरी जॉब लग गई थी। ठीक है, इसलिए आप लोगों से बोलता हूं मैं बार बार कि अच्छे से पढ़ाई करो, जेईई का एग्जाम दो, जेईई को क्रैक करो, अच्छे एनआईटी कॉलेज में एडमिशन लो, आईआईटी कॉलेज में एडमिशन लो, बस लाइफ चिल है बेटा। फिर तो 4 साल बेटा आपके कॉलेज में कैसे बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा और मस्त मजे में बीतेंगे। ठीक है, तो यही साल है, अच्छे से मेहनत कर डालो, ये साल
और इस साल में यदि जेईई में सिलेक्शन नहीं होता है तो अगला साल। बस इनमें मेहनत कर डालो, आपकी ज़िंदगी बेटा सुधर जाएगी। ओके, चलिए अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर बेटा उदाहरण है कि यदि ये दो अवयव बराबर है तो हमें ABCD के मान ज्ञात करने। ऐसे क्वेश्चन बेटा यहाँ से बनते हैं। तो दो अवयव समान कब होंगे? जब संगत अवयव बराबर होंगे। तो 2A + B बराबर 4 होगा, A - 2B बराबर -3 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 5C - D बराबर 11 होगा एंड 4C + 3D बराबर 24 हो जाएगा। चलिए बेटा सॉल्व करते हैं। तो एक काम करता हूं मैं, यहां पर मैं 2 का गुणा कर लेता हूं। तो क्या 4A + 2B बराबर 8, ये हो गया A - 2B बराबर -3। जोड़ते हैं, ये कटेगा, 5A बराबर 5, तो A का मान आ जाएगा 1। A का मान 1 यहाँ रखोगे तो B का मान आ जाएगा 2। ठीक है, ऐसे इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करें? यहाँ पर 3 का गुणा कर देते हैं। तो क्या 15C - 3D बराबर 33, 4C + 3D बराबर 24। जोड़ दो, ये कट गया, तो 15 4 19C बराबर हो गया ये 57 के, C बराबर आ जाएगा 3, C का मान 3 यहाँ पे रखोगे, D का मान आ जाएगा 4। तो A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर 3, D बराबर 4 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे बेटा हम अवयव की समानता करते हैं। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, मैं XYZ के मान निकालने, तो बस तुलना करनी है। तुलना करोगे, x बराबर 1 आएगा, y बराबर 4 आ जाएगा, z बराबर 3 आ जाएगा। ये हो गया पहले का आंसर। सेम ऐसे दूसरे का आंसर देखो। अब यहाँ पर देखो बेटा, x + y बराबर 6 है, 5 + z बराबर 5 है, तो z का मान तो 0 आ गया एंड xy बराबर है 8 के। तो यहाँ पर 2 केस संभव है, x बराबर 2, y बराबर 4, या x बराबर 4, y बराबर 2। ये 2 केस संभव है। ठीक है, चलिए इसके बाद तीसरे नंबर का। अब यहाँ पर भी तुलना करें तो बेटा हमारे पास हो जाएगा, देखो तुलना करने पर x + y + z बराबर 9, x + z इसके अलावा x + z बराबर 5 एंड y + z बराबर हो जाएगा बेटा 7 के। ठीक है, तो यहां पर x + z का मान रखोगे, y का मान 4 हो जाएगा, z का मान 3 हो जाएगा, x का मान आ जाएगा 2। ठीक है, ये हमारे पास बेटा x y z के मान आ जाएंगे। सिंपल। तो ऐसे आपको इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना है। ऐसे क्वेश्चन बेटा मैंने आप लोग को होमवर्क के तौर पर दे रखे हैं, उनको करिएगा। ठीक है, ओके। चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है बेटा अवयव पर संक्रियाएं। अब अवयव के पर संक्रियाओं के ऊपर बेटा आपको 4 प्रकार की संक्रियाएं पढ़नी है। सबसे पहले आपको अवयव का योग करना सीखना है। देखिए, जैसे कि आप लोग बचपन में संख्याओं के ऊपर संक्रियाएं करते थे ना, जिस संख्याओं का योग करना, उनका अंतर निकालना, गुणा करना, भाग देना, सेम ऐसे बेटा अवयव पर भी संक्रियाएं हैं। अब पहली संक्रिया है अवयव का योग, दूसरी है अवयव का अदिश से गुणा, तीसरी है अवयव का अंतर, और चौथी है बेटा अवयव का गुणन। ये 4 संक्रियाएं बेटा आपको पढ़नी है। ठीक है, अब एक एक करके हम चारों को जानते हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं बेटा हम अवयव के योग के बारे में। ठीक है, तो मान लीजिए बेटा हमारे पास एक अवयव A है जिसमें अवयव है A I J के रूप में, इसकी कोटि है m गुणा n। अब एक हमारे पास दूसरा अवयव B है जिसका हमें इसी अवयव के साथ योग करना है। मान लो इसमें अवयव है BIJ। अब बेटा इसकी जो कोटि होनी चाहिए ना, वो इस A अवयव की कोटि के समान होनी चाहिए। ठीक है, तो आप चाहो तो इस चीज को यहाँ पर नोट करके भी लिख सकते हो, नोट करके कि 2 अवयवों का योग संभव है, 2 अवयवों का योग तभी संभव है
जब उनकी कोटि समान हो। ठीक है, अब देखो इन दोनों अवयवों का योग क्या होता है, तो इन दोनों अवयवों का योग होगा a प्लस बी। ये भी बेटा एक ऐसा अवयव होगा जिसके अंदर ऐसे अवयव होंगे जो इन दोनों अवयवों के संगत अवयवों के योग होंगे, ए आई जे प्लस बी आई जे, ये होंगे बेटा। इसकी कोटि भी m गुणा n होगी। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर बेटा, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास a अवयव है, इसमें अवयव है 1 2 3 4, कोटि है 2 गुणा 2। दूसरा अवयव b है, इसमें अवयव हैं 0 2 4 6, इसकी भी कोटि बेटा 2 गुणा 2 है। अब देखो इन दोनों अवयवों का योग क्या होगा, a प्लस बी। भाई संगत अवयवों को आपस में जोड़ना है, तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो 1 में बेटा जोड़ दो 0 को, इसी प्रकार 2 में जोड़ दो 2 को, 3 में जोड़ दो 4 को, एंड इस 4 में जोड़ दो 6 को। तो ये होता है बेटा अवयवों का योग। क्या हो जाएगा, 1 4 7 10, ये होता है बेटा अवयवों का योग a प्लस बी। ठीक है, ऐसे बच्चों हम अवयवों का योग करते हैं। ओके, चलिए इसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण है, a और b दो अवयव दे रखे हैं, हमें a प्लस बी ज्ञात करना है। अब देखो बेटा a प्लस बी क्या हो जाएगा, तो दोनों अवयवों का योग करना है, संगत अवयव आपस में जोड़ दो, तो हो गया 2 प्लस वर्गमूल 3, यहाँ हो गया वर्गमूल 5 प्लस 1, यहाँ 1 माइनस 1 0, यहाँ पर 2 माइनस 2 0, यहाँ 3 और 3 6 हो जाएगा, यहाँ पर बेटा 1/2 आ जाएगा। ये बच्चों 1/2 है। तो ऐसे बेटा आपको अवयव का योग करना है, संगत अवयव में बस संगत अवयव को जोड़ते चलना है। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है एक अवयव का एक अदिश्य गुणा। अब मान लीजिए बेटा हमारे पास कोई अवयव a है जिसमें अवयव है ए आई जे के रूप में और इसकी कोटि है m गुणा n। अब मैं इस अवयव a के साथ किसी अदिश राशि k का गुणा करना चाहता हूं, मतलब k a ज्ञात करना चाहता हूं। ठीक है, तो बेटा यहां पर क्या होगा, इस अदिश राशि k का गुणा अवयव के प्रत्येक अवयव के साथ हो जाएगा, तो ये k आई जे बन जाएगा, कोटि इसकी m गुणा n ही रहेगी। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास a अवयव है 2 3 4 6। ठीक है, अब मैं इस a अवयव के साथ 2 का गुणा करना चाहता हूं 2a, तो बेटा इस 2 का गुणा इस अवयव a के प्रत्येक अवयव के साथ में होगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 2 तिये 6 2 चौके 8 2 चौके 12। ठीक है, तो ये होता है एक अवयव का एक अदिश राशि के साथ गुणा, उस अदिश राशि का अवयव के प्रत्येक अवयव के साथ गुणा हो जाता है। ओके बेटा, क्लियर क्लियर बच्चों। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास एक अवयव b है जिसमें अवयव है 1 0 4 6। अब मैं इसके साथ -2 का गुणा करना चाहता हूं, तो -2 भी बराबर होगा -2 गुणा 1 0 4 6। अब -2 का गुणा प्रत्येक अवयव से होगा, तो -2 0 -8 -12, ये बेटा बन जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे एक अवयव के साथ एक अदिश राशि का गुणा करते हैं, उसका गुणा प्रत्येक अवयव के साथ हो जाता है। ओके, अब अगला टॉपिक है अवयव का ऋण अवयव। अब मान लीजिए बेटा हमारे पास कोई अवयव a है जिसमें अवयव है ए आई जे के रूप में, कोटि इसकी m गुणा n है। अब यदि मैं इस a अवयव के साथ -1 का गुणा करूं, तो -1 क्या होगा, ये होगा -a आई जे m गुणा n। ठीक है, तो इसी को बेटा हम a का ऋण अवयव कहते हैं। अर्थात क्या हुआ, देखो आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास a अवयव है 1 2 3 4 5 6 -2 -4 7। अब मैं -a निकालना चाहता हूं, मतलब प्रत्येक अवयव के साथ -1 का गुणा करना पड़ेगा, तो क्या -1 -2 -3 -4 -5 -6 2 4 -7।
ये हो गया बेटा माइनस ए अवयव। मतलब क्या हुआ, इस अवयव ए के प्रत्येक अवयव के चिन्ह बदल गए, प्लस की जगह माइनस हो गया, माइनस की जगह प्लस हो गया, तो उसे बेटा हम इस ए अवयव का ऋण अवयव कहते हैं। ओके, ये होता है बेटा ऋण अवयव। ओके, अच्छा, इसके बाद अब हम बात करते हैं अवयव के अंतर के बारे में। तो अवयव का अंतर भी बहुत सिंपल है। यदि हमारे पास ए अवयव है जिसमें अवयव है ए आई जे के रूप में, कोटि इसकी m गुणा n है, ऐसे एक अन्य अवयव b है जिसमें अवयव बी आई जे के रूप में। अब यहाँ पर बेटा आपको ध्यान रखना है कि कोटि समान होनी चाहिए। जैसे अवयव का योग तभी संभव है जब दोनों अवयव की कोटि समान हो, सेम ऐसे ही अवयव का अंतर भी तभी संभव है जब दोनों अवयव की कोटि समान हो। ठीक है, तो ये हमारे पास ए और बी अवयव हो गए। अब यहां से देखिए बेटा a माइनस बी क्या होगा। ठीक है, तो ये बेटा बराबर हो जाएगा, यहां पर अवयव होंगे ए आई जे माइनस बी आई जे, कोटि इसकी m गुणा n होगी। जैसे अवयव के योग में हम संगत अवयव का आपस में योग करते हैं ना, सेम ऐसे ही अवयव के अंतर में हम संगत अवयव का आपस में अंतर ज्ञात करते हैं। ओके बेटा, चलिए अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए बेटा कि मैं a माइनस बी को क्या लिख सकता हूं, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस और माइनस बी लिख सकता हूं भाई, बिल्कुल प्लस माइनस माइनस होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अवयव का अंतर भी अवयव का एक प्रकार का योग ही है। भाई मैं क्या कर रहा हूं, मैं ए अवयव के साथ में बी के ऋण अवयव का योग ही तो कर रहा हूं, तो वही बेटा हमारा a माइनस बी है। तो अवयव का योग एक प्रकार का बेटा, सॉरी अवयव का अंतर एक प्रकार का योग ही है। ओके ओके बेटा, क्लियर। चलिए यहां पर उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण है a और b दो अवयव दे रखे हैं, आपको 2a माइनस बी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहां पर 2a, मतलब अवयव a के साथ हमें 2 का गुणा करना है, एक अदिश राशि का बेटा गुणा करना है। तो इसका गुणा अवयव के प्रत्येक अवयव के साथ होगा, तो क्या 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, ये बेटा बन जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखो क्या निकालना है, 2a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, 2a है 2 4 6 4 6 2 माइनस बी अवयव, ये हो गया 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2। घटाइए बेटा, क्या आएगा, 2 में से 3 गए माइनस का 1, 4 में से माइनस 1 जाएगा 5, 6 में से 3 गए 3, 4 में से माइनस 1 गया 5, 6 में से 0 गए 6, 2 में से 2 गए तो 0 हो जाएगा। बस ऐसे आपको सॉल्व करना है। क्लियर बेटा। तो इस तरीके से आज की क्लास में बच्चों मैंने आपको अवयव के योग के बारे में बताया, अंतर के बारे में बताया, एक अदिश राशि से गुणा के बारे में बताया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये भी है बेटा, यहां पर हमें 3a माइनस 5b परिकलित करना है। तो a अवयव बेटा हमें ये दे रखा है, वहीं b अवयव बच्चों में ये दे रखा है। तो यहां पर देखो 3a क्या हो जाएगा, 3a अवयव, तो अवयव a के प्रत्येक अवयव के साथ 3 का गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 2 3 5 1 2 4 एंड 7 6 2 एंड 5b क्या हो जाएगा, b अवयव के प्रत्येक अवयव के साथ 5 का गुणा करना है, तो 2 3 5 5 2 4 7 6 2, ये हो जाएगा बेटा। अच्छा 1 2 4 होगा, 1 2 4 होगा यहां पर। ठीक है, 2 3 5 1 2 4 होगा। यहां पर करेक्ट कर लो, यहां पर 1 2 4 होगा, 1 होगा। अब बस 3a माइनस 5b करना है, तो घटाइए बेटा, तो ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम अवयव का अंतर ज्ञात करते हैं। क्लियर। चलिए अब आज की क्लास को बेटा यहीं पे स्टॉप करते हैं। एक क्वेश्चन ये है, इसको आप करिएगा खुद से, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं आपको इसे करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बेटा बस योग करना है। ओके, योग और अंतर निकालना है। ठीक है, चलिए अब आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। समय हो गया आपकी आज की क्विज का, तो सही बच्चे तैयार हो जाएंगे क्विज के लिए। आपके सामने आ रहा है आज की क्विज का प्रश्न, जो कि बेटा ये है। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा, x और y का मान बताना बेटा क्या होगा। जल्दी से बच्चों इसका आंसर बताइए,
ज़्यादा समय नहीं है बेटा आपके पास में, जल्दी से इसका आंसर बताइए। x और y के मान क्या होंगे? सारे बच्चे आंसर बताएंगे। एंड इसके अलावा देखो बेटा, मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और चैट सेक्शन में टॉप पर आज का होमवर्क दे रखा है। मैट्रिक्स के लिए टेस्ट, मैट्रिक्स के टेस्ट के लिए क्लिक करें लिखा हुआ है ना, तो उसका मतलब है कि आज का होमवर्क है वो, ठीक है। तो उस होमवर्क को बेटा आपको जरूर करना है। आज जो मैंने आपको पढ़ाया है उसी से रिलेटेड होमवर्क है, आपको बेटा होमवर्क जरूर करना है। सारे बच्चों को होमवर्क करना जरूरी है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बेटा ये है, यहां पर आपको a प्लस बी ज्ञात करना है। बताइए a प्लस बी क्या होगा? मेरा आंसर तो आ चुका है, क्या आप लोगों का आंसर भी आ चुका है? a प्लस बी ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए बेटा आपका सम होता है यहां पर समाप्त। अब देखो यहां पर आंसर, तो संगत अवयव आपस में बराबर होंगे, तो x माइनस 1 बराबर 3, x का मान आ गया 4, y प्लस 2 बराबर 5, y का मान आ गया 3, तो ये हो गया 4,3। बी ऑप्शन बेटा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमें इन दोनों अवयवों का योग करना है, तो a प्लस बी बराबर संगत अवयव आपस में जोड़ दो, तो ये हो गया 3 प्लस 2 आयोटा, यहाँ आयोटा, यहाँ 3 प्लस 2 आयोटा, यहाँ 3 प्लस 4 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? ए ऑप्शन। ओके, तो ये थे बच्चों आपकी आज के क्विज के दोनों प्रश्नों के उत्तर। तो इस तरीके से बेटा आज की क्लास में मैंने आपको सबसे पहले अवयव के प्रकारों के बारे में बताया, देन उसके बाद हमने अवयव की समानता के बारे में बात की, फिर बच्चों मैंने आपको अवयव पर संक्रिया करवाई जिसमें हमने अवयव का योग करना सीखा, अंतर ज्ञात करना सीखा, एक अदिश राशि से गुणा करना सीखा। अब बेटा इनके गुणधर्म शेष है जिन्हें मैं आपको अगली क्लास में करवाऊंगा, ठीक है। अब आई होप आप सभी को आज की क्लास में बहुत मजा आया होगा। अब जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाक से बेटा सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन बच्चों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करिए, एंड सारे बच्चे शेयर करेंगे क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ। वही जिन बच्चों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से बेटा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर आपको क्लास की PDF मिलेगी। इसके अलावा अगेन मैं आप लोगों से बोल रहा हूं बेटा, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप सबको बेटा अब से डेली होमवर्क दिया जा रहा है। होमवर्क बेटा डिस्क्रिप्शन में भी है, इसके अलावा चैट सेक्शन में भी पिंड है बेटा, तो उस होमवर्क की लिंक पर जरूर क्लिक करें, होमवर्क करें, और अगली क्लास में आपको होमवर्क के आंसर बताऊंगा, ठीक है। जब तक बेटा आप होमवर्क नहीं करोगे तब तक आपको खुद को ये पता नहीं लगेगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। तो होमवर्क अवश्य करें, ओके। चलिए आपके दीपक सर आप सभी से विदा लेते हैं। जल्दी बेटा हमारी मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर बच्चों, बाय बेटा, बाय बाय, बाय बच्चों।